नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ रही होगी। साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आधुनिक भारतीय इतिहास की कक्षाओं में मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की क्लासेस में। जहाँ पिछली क्लास में हमने बंगाल में नवाबत की स्थापना होने से लेकर के प्लासी के युद्ध तक की कहानी को डिस्कस किया था। हमने जाना था कि 1717 में मुर्शिद कुली खान के द्वारा स्वतंत्र बंगाल की स्थापना की जाती है। हालांकि वो मुगलों को राजस्व देता रहा, वो मुगलों के साथ रेवेन्यू शेयर करता रहा। 1740 में अली वर्दी खान ने सरफराज खान को गिरिया के युद्ध में हरा दिया और वो अगला नवाब बना। जब वो नवाब बना तो उसने मुगलों को भू राजस्व देना बंद कर दिया। इसके बाद अली वर्दी खान की बहन का बेटा सिराज उद्दौला 1756 में बंगाल का नवाब बनता है। इसी समय अंग्रेज और नवाबों के बीच में टेंशन बढ़ने लगती है। हमने देखा कि सिराज उद्दौला एक आदेश देता है कि कंपनियां अब किलेबंदी को आगे नहीं बढ़ाएंगी, जो कंपनियां हैं वो फोर्टिफिकेशन को आगे नहीं बढ़ाएंगी। वो ये भी आदेश देता है कि कंपनियां जो हैं वो राज्य के विद्रोहियों को अपने यहाँ संरक्षण नहीं देंगी। कृष्ण वल्लभ वाली कहानी याद आ रही होगी। पर फोर्ट विलियम का डायरेक्टर रॉजर ड्रैग ये सब मानने से मना कर देता है। परिणाम ये होता है कि 1756 में ही सिराज उद्दौला कासिम बाजार और फोर्ट विलियम पर अटैक करता है। वहां एक डॉक्टर जॉन हॉलवेल एक घटना की चर्चा करता है जिसे ब्लैक होल ट्रेजेडी कहा जाता है। कहता है कि नवाब ने फोर्ट विलियम के एक कमरे में, जो कि 18 बाई 14 का कमरा था, उसमें 146 अंग्रेजों को डाल दिया, जिसमें से सिर्फ 23 जिंदा बचे और 123 अंग्रेजों की मृत्यु हो गई। फिर इस बात की जानकारी मद्रास पहुंचती है तो रॉबर्ट क्लाइव उड़ीसा के रास्ते से अपनी स्थल सेना लेकर के आता है। वॉटसन समुद्र के रास्ते से पहुंचता है अपनी सेना लेकर के। रॉबर्ट क्लाइव ने यहाँ षड्यंत्र का फायदा उठाया, उसने कंस्पिरेसी की। मणिकचंद जो कि कलकत्ता का प्रभारी था उसे अपने पक्ष में कर लिया और कलकत्ता पर दोबारा से अंग्रेजों का अधिकार हो गया। इसी बीच में अलीनगर की अपमानजनक संधि रॉबर्ट क्लाइव और सिराज उद्दौला के बीच में होती है। इसके बाद रॉबर्ट क्लाइव ये प्रयास करने लगा कि कैसे भी करके उसे पूरे कलकत्ता पर अधिकार करना है, कैसे भी करके उसे पूरे कलकत्ता को जीतना है। इसी क्रम में उसने जो राज्य के प्रमुख व्यक्ति थे, जो इन्फ्लुएंशियल लोग थे, उन सबको अपने पक्ष में मिलाना शुरू कर दिया। अब चाहे वो मीर जाफर हो, मणिकचंद हो, जगत सेठ हो, अमीचंद हो, इन सबको अपने पक्ष में मिलाना शुरू कर दिया और यही प्लासी के युद्ध का कारण बना। हालांकि प्लासी के युद्ध का तात्कालिक कारण यह था कि अंग्रेजों ने चंद्रनगर पर फ्रांस की बस्ती पर हमला कर दिया था और फ्रांसीसी अपनी जान बचाने के लिए नवाब के पास चले जाते हैं और फिर प्लासी का युद्ध होता है। युद्ध क्या, सिर्फ और सिर्फ एक षड्यंत्र था और षड्यंत्र के बाद मीर जाफर अंग्रेजों का कठपुतली नवाब बनता है, ब्रिटिशर्स का पपेट नवाब बनता है। यहां तक की कहानी को हमने पिछली क्लास में डिस्कस कर लिया था। आज हमें बक्सर के युद्ध को डिस्कस करना है। आज हमें मीर जाफर और मीर कासिम के बारे में पढ़ना है। इन सब के बारे में हम आज बात करेंगे, इन सब के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे प्यारे दोस्तों। देखो, तो आइए टॉपिक को शुरू करते हैं, अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं। एक बार ध्यान से आप इसको देख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं और अगले हिस्से पर आते हैं और मीर जाफर के बारे में पहले हम बात करते हैं प्यारे दोस्तों। देखो, मीर जाफर ना 2 बार बंगाल का नवाब बना है। जो मीर जाफर है वो 2 बार बंगाल का नवाब बनता है प्यारे दोस्तों। मीर जाफर ये 2 बार बंगाल का नवाब बना। एक बार इसको हटा दिया गया और फिर दोबारा से इसे नवाब बनाया गया। पहला जो ये नवाब बनता है ये 1757 में प्लासी का युद्ध जीतने के बाद और 1760 तक ये नवाब रहता है। फिर 1763 में नवाब बनता है और 65 में इलाहाबाद की संधि से पहले ही ये मर जाता है। ठीक है, तो ये 2 बार नवाब बना है प्यारे दोस्तों। अब देखो, जो मीर जाफर है इसने प्लासी के युद्ध में, बैटल ऑफ प्लासी में, प्लासी के युद्ध में इसने अंग्रेजों का साथ दिया था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का साथ दिया था और सिराज के साथ विश्वासघात किया था।
और जैसा हमने कहा था कि एक समझौता हुआ था, अगर आप लोगों को याद हो, जिसमें एक वाइट पेपर था, एक रेड पेपर था। वाइट पेपर जिसमें वास्तविक बातें लिखी हुई थी, उसमें यह बात मेंशन की गई थी कि अगर कंपनी प्लासी की लड़ाई जीतती है तो अगला नवाब मीर जाफर को ही बनाया जाएगा। तो उसी के तहत, उसी संधि के तहत, उसी ट्रीटी के हिसाब से मीर जाफर को अगला नवाब बनाया गया। इस प्रकार 1757 में, अर्थात 1757 में मीर जाफर बंगाल का नवाब बनता है। लेकिन इसके पास शक्तियां नहीं थी। वास्तविक शक्तियां तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थीं। इसीलिए इसे बंगाल का प्रथम कठपुतली नवाब कहा गया। इसे बंगाल का पहला पपेट रूलर कहा गया। ये बंगाल का पहला कठपुतली नवाब था। जैसे कठपुतली आपको दिखाई देती है, पर वास्तव में जो कठपुतली है वो कोई और ही चला रहा होता है। ठीक इसी तरह नवाब का चेहरा तो था, लेकिन सारे के सारे निर्णय, सारी की सारी शक्तियां अंग्रेजों के पास थी। अब जब ये नवाब बना तो इसे अपनी शर्तों को पूरा करना था। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत फायदा हुआ। एग्जाम्पल के लिए 24 परगना, एक इलाके का नाम है 24 परगना। बंगाल में एक इलाका है 24 परगना। इसकी पूरी की पूरी जमींदारी जो है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दी गई। जमींदारी का मतलब था वहां से रेवेन्यू लीजिए, वहां पे रेवेन्यू को शेयर कीजिए, जो भी आपको करना है आप कीजिए, ठीक है। इसके अलावा कंपनी को क्षतिपूर्ति के लिए, कंपनी को जो नुकसान हुआ है उसकी क्षतिपूर्ति के लिए 1.77 करोड़ रुपए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दिए गए। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए यह राशि बहुत इंपॉर्टेंट थी, यह पैसा बहुत इंपॉर्टेंट था। इसी पैसे का उपयोग उन्होंने कर्नाटक युद्ध में किया, कर्नाटक वॉर में किया। कहा जाता है कि प्लासी की लड़ाई से कर्नाटक और बेदरा की लड़ाइयां बहुत आसान हो गई, क्योंकि प्लासी की लड़ाई से उन्हें इतना पैसा मिल गया था जिसका उपयोग उन्होंने दक्षिण में अपने अभियान, इवन मैसूर तक के खिलाफ जो आगे अभियान करेंगे, उत्तर भारत में जो अभियान करेंगे, उन सब अभियानों में इन्होंने पैसा लगाया, उन सभी में इन्होंने इस पैसे का उपयोग किया। इस पैसे का उपयोग उन्होंने चीन में अपने विस्तार के लिए भी किया, चाइना में निवेश करके किया, और इसका प्रयोग उन्होंने एक लागत पूंजी के रूप में भी किया, कॉस्ट मनी के रूप में भी किया। यहीं से ड्रेन ऑफ वेल्थ की शुरुआत होती है, यहीं से धन निष्कासन की शुरुआत होती है। एक ऐसा कंसेप्ट जो कि दादा भाई नौरोजी के द्वारा दिया गया था। अब आप कहेंगे सर कॉस्ट का मतलब क्या होता है? कॉस्ट का मतलब ये होता है, आप सोच के देखिए कि आप एक ऐसा व्यापार कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि मेरा कपड़ों का व्यापार है। अगर कपड़े खरीदने के लिए मुझे बिल्कुल पैसे ना देने पड़े तो ये हो जाएगा कि मेरी कॉस्ट जीरो हो गई, क्योंकि वो कपड़ा मैं लूट के पैसे से खरीद रहा हूं और ब्रिटेन में जाकर के बेच रहा हूं, तो पूरा का पूरा फायदा होगा, पूरा का पूरा लाभ होगा। तो लड़ाई के लिए, चीन में अपना विस्तार करने के लिए और लागत के लिए इस 1,77,00,000 रुपए का उपयोग किया गया। इतने में कहानी रुकी नहीं। नवाब को ना चाहते हुए भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों को बहुत सारे उपहार देने पड़े, मल्टीपल गिफ्ट देने पड़े। कहा जाता है सिर्फ रॉबर्ट क्लाइव, अकेला रॉबर्ट क्लाइव लगभग 2.5 लाख पाउंड का गिफ्ट लेकर के गया था। लगभग 2.5 लाख पाउंड, एग्जैक्टली देखा जाए तो 2,34,000 पाउंड। इतना गिफ्ट तो खाली रॉबर्ट क्लाइव को दिया गया। बाकी कंपनी के और अधिकारी जो जो आ रहे हैं सभी को गिफ्ट दिया गया। एक बड़ा फेमस स्टेटमेंट है कर्नल मेल्सन का। कर्नल मेल्सन लिखते हैं, मेल्सन ने एक बात लिखी है कि बंगाल के नवाब की स्थिति ऐसी है कि वो एक सोने की भरी हुई बोरी है, जिसे जितना लूट सकते हो लूट लो। क्या बात कर रहा है? मेल्सन लिख रहा है कि बंगाल के नवाब की स्थिति एक सोने की बोरी की तरह है, उसे तुम जितना लूट सकते हो लूट लो। तो ये पूरी बातें होती हैं। तो यहीं से बंगाल की लूट भी शुरू हो गई प्यारे दोस्तों, यहीं से बंगाल की लूट शुरू होती है। इसी शर्तों को कहा गया कि अब बंगाल में लूट का दौर आ चुका है, बंगाल की लूट शुरू हो गई। ठीक है। दूसरी चीज,
रॉबर्ट क्लाइव, कहा जाता है कि मीर जाफर कोई भी निर्णय रॉबर्ट क्लाइव के बिना नहीं लेता था, इसीलिए मीर जाफर को कहा जाता था कि ही इज जैकाल ऑफ रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव का गीदड़ है। तो ये सवाल पूछा भी गया है कि किस नवाब को रॉबर्ट क्लाइव का गीदड़ कहा गया है, विच नवाब हैज बीन कॉल्ड जैकाल ऑफ रॉबर्ट क्लाइव। तो याद रखिएगा कि जैकाल ऑफ रॉबर्ट क्लाइव शब्द का जो प्रयोग है वो मीर जाफर के लिए किया गया है। इसके अलावा अब कंपनी कलकत्ता में ही अपने सिक्कों को जारी कर सकती थी, यही कारण था कि कंपनी ने कलकत्ता में अपना टकसाल भी बना लिया। कलकत्ता में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना टकसाल अर्थात मिंट की स्थापना कर ली। अब यहीं से वो अपने क्वाइन को मिंट कर सकता था, एक मिंटिंग प्रेस बना ली गई। अब यहां तक ना पूरी कहानी बढ़िया चल रही है, आपको लग रहा है क्या बात है सर, सारी चीजें बढ़िया हो रही है। इसी बीच में एक कहानी और होती है। देखो, 3-4 लोग हैं। अगर आप अभी भारत की स्थिति को समझो तो बंगाल में अब कौन है, तो बंगाल में मीर जाफर है और रॉबर्ट क्लाइव है। एक्चुअल में पावर किसके पास है, रॉबर्ट क्लाइव के पास है। ये मुगलों का इलाका है, बहुत छोटा सा इलाका है मुगलों का। तो इस समय मुगल सम्राट है आलमगीर द्वितीय। ये वो औरंगजेब नहीं, औरंगजेब होता तो कहानी अलग होती है। अभी आलमगीर द्वितीय, और इसका बेटा है, इसका पुत्र है अली गौहर, इसका बेटा है अली गौहर। इसी को आगे जाकर के हम शाह आलम द्वितीय के नाम से जानेंगे। इसका बेटा है अली गौहर, जिसे आगे जाकर के हम शाह आलम द्वितीय के बीच में जानेंगे। हुआ ये कि मीर जाफर और अली गौहर का एक युद्ध हो गया। मीर जाफर और अली गौहर का एक युद्ध हो गया। अब रॉबर्ट क्लाइव किसकी मदद करेगा, बट नेचुरल सी बात है कि रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफर की मदद की और अली गौहर इस युद्ध में हार गया। छोटी सी लड़ाई थी, बहुत बड़ी लड़ाई नहीं थी। अब जैसे ही युद्ध हारा तो अब बीच में कौन आ गए, आलमगीर द्वितीय। तो आलमगीर द्वितीय ने एक संधि की और उस संधि के तहत रॉबर्ट क्लाइव को 6000 का मनसब दिया गया। रॉबर्ट क्लाइव को 6000 का मनसब दिया गया। बेतहाशा जो पैसा होता है ना, वो रॉबर्ट क्लाइव ने कमाया और उसे एक उपाधि दी गई, उमरा की उपाधि। उसे उमरा की उपाधि दी गई, उमरा का टाइटल दिया, ठीक है, उमरा की उपाधि दी गई, उमरा का टाइटल। और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न पूछा गया है कि किस व्यक्ति ने रॉबर्ट क्लाइव को उमरा की उपाधि दी थी। और एक और प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस नवाब को उमरा की उपाधि दी गई थी, उमरा का टाइटल दिया गया था, तो वो है रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव को मुगल एम्परर आलमगीर सेकंड ने, रॉबर्ट क्लाइव को मुगल बादशाह आलमगीर द्वितीय ने 6000 का मनसब और उमरा की उपाधि प्रदान की थी। तो ब्रीफली अगर अब तक आप देखें तो ये जो पूरा का पूरा काल है, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको लूट दिखेगी, सिर्फ और सिर्फ लूट। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 1,77,00,000 रुपए दिए गए, जिससे उन्होंने अपना विस्तार किया, कर्नाटक के युद्धों को जीता, बेदरा की लड़ाई को जीता। इसके अलावा जो कंपनी के अधिकारी थे, अफसर थे, उन्हें बेतहाशा पैसा दिया गया। सिर्फ रॉबर्ट क्लाइव को 2,34,000 पाउंड दिए गए। मीर जाफर को रॉबर्ट क्लाइव का गीदड़ या जैकाल ऑफ रॉबर्ट क्लाइव कहा गया, ठीक है। पूरे अधिकार, पहला कठपुतली नवाब भी मीर जाफर ही बना। अंग्रेजों को या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 24 परगना क्षेत्र की जमींदारी भी मिल गई, ठीक। कलकत्ता में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अब अपनी टकसाल की स्थापना कर चुकी थी, मिंटिंग प्रेस बना चुकी थी और यहां से जो सिक्के चलाते अब वो हर जगह चल रहे थे, प्यारे दोस्तों। और जब मीर जाफर और अली गौहर, जिसे हम शाह आलम द्वितीय कहेंगे, इन दोनों की लड़ाई हुई, इस लड़ाई में रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफर का साथ दिया, लड़ाई जीत गए। फिर शाह आलम द्वितीय ने रॉबर्ट क्लाइव को 6000 का मनसब और उमरा की उपाधि प्रदान की। अब परिस्थितियां बदलने लगी थी। लगभग 3 साल हो चुके हैं मीर जाफर को नवाब बने हुए, 3 साल हो चुके हैं। 1757 में यह नवाब बना था और 1760 का समय आ चुका है। परिस्थितियां इस रूप में बदल रही हैं, सिचुएशन इस रूप में बदल रही हैं कि
मीर जाफर बहुत परेशान हो चुका है। मीर जाफर परेशान हो चुका है। परेशान क्यों है, आप खुद सोच के देखिए। आप एक ऐसे शेर हो जिसके पंजे और दांत नहीं है, तो शेर होने का क्या मतलब। ठीक है, मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि अगर मैं आपको भारत का प्रधानमंत्री बना दूं या कोई व्यक्ति आपको भारत का प्रधानमंत्री बना दे, बस आपकी पूरी शक्तियां छीन ले, क्या मतलब प्रधानमंत्री बनने का। आप इतना भी निर्णय नहीं ले पाएंगे कि आपके घर की दीवारों पे पेंट कौन सा होना है, तो ऐसे प्रधानमंत्री बनने का क्या अर्थ है। ऐसी ही हालत हो चुकी थी बंगाल के नवाब की, कुछ भी शक्तियां नहीं थी। दूसरा, लूट, लूट बहुत ज्यादा थी। पूरी शासन व्यवस्था खराब हो चुकी है, क्योंकि अंग्रेज किसी भी चीज की जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं। हर चीज नवाब के ऊपर डाल दी जा रही है। पूरी शासन व्यवस्था चरमरा चुकी है। बंगाल में लूट का दौर चल रहा है। कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ठप हो चुकी है। लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो चुका है। मीर जाफर इन सब से परेशान हो चुका था और एक कोशिश की एक कोशिश की और कोशिश थी कि क्यों ना डचों की मदद ली जाए। और डच भी अपना विस्तार करना चाहते थे, डच भी अपना एक्सपेंशन करना चाहते थे। तो धीरे धीरे उसने डचों की मदद लेना शुरू कर दी। लेकिन उसकी किस्मत खराब और अंग्रेजों की किस्मत बहुत अच्छी। 1759 में, आप लोगों को याद होगा, हमने बेदरा के युद्ध के बारे में पढ़ा था। हमने बैटल ऑफ बेदरा के बारे में पढ़ा था। याद आ रहा है आप लोगों को। ये वही लड़ाई है जिसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुई थी, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इसमें जीत गई और डच ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म हो गई। और इस लड़ाई के बाद डच ईस्ट इंडिया कंपनी का अस्तित्व भारत में खत्म हो जाएगा। इसके बाद डचिस की जो प्रेजेंस है वो इंडिया में ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगी। तो ये हार गए। अब इस बात का जो पता है वो अंग्रेजों को लग गया, और अब एक चेंज हो चुका है। रॉबर्ट क्लाइव वापस जा चुका है। रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का पहला गवर्नर बनाया गया था। रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का प्रथम गवर्नर बनाया गया था। He was the first governor of Bengal. रॉबर्ट क्लाइव के बाद अगला जो गवर्नर बन के आया है, नेक्स्ट जो गवर्नर बन के आया है, वो है हेनरी वेंसीटार्ट। हेनरी वेंसीटार्ट, ये अगला गवर्नर बन के आया है, हेनरी वेंसीटार्ट। ठीक, तो हेनरी वेंसीटार्ट को इस बात का पता लग गया कि यार ये तो जो है वो डचों के साथ समझौता कर रहा है, डचों के साथ अग्रीमेंट कर रहा है। तो उसने क्या किया, हेनरी वेंसीटार्ट ने मीर जाफर को हटा दिया और मीर जाफर की जगह मीर कासिम को नया नवाब बना दिया। मीर कासिम को नया नवाब बना दिया। ठीक है, मीर जाफर को हटा दिया और मीर कासिम को नया नवाब बना दिया। और पता है इसे उसने क्या बोला, इसे उसने बंगाल की दूसरी क्रांति बोला, इसे उसने बंगाल का सेकंड रेवोल्यूशन बोला। तो उससे पूछा कि भाई पहला रेवोल्यूशन कौन सा था, तो कहा कि पहला रेवोल्यूशन था जब अंग्रेजों ने आकर के एक असभ्य और क्रूर राजा सिराज उद्दौला को हटाया था और मीर जाफर को नवाब बनाया था। और ये दूसरी क्रांति है जब अंग्रेज फिर से जनता की आवाज पर मीर जाफर को हटा रहे हैं और मीर कासिम को नया नवाब बना रहे हैं। तो इसे उसने बंगाल की दूसरी क्रांति कहा, इसे उसने सेकंड रेवोल्यूशन ऑफ बंगाल कहा। तो ये प्रश्न भी कई बार पूछ लिया जाता है कि बंगाल की क्रांति किसे कहा गया, तो जब मीर जाफर की जगह मीर कासिम को नवाब बनाया गया तो इसे वेंसीटार्ट ने बंगाल की दूसरी क्रांति कहा। पहली क्रांति कौन थी, जब रॉबर्ट क्लाइव ने सिराज उद्दौला को प्लासी के युद्ध में हराने के बाद सिराज की जगह मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया था। तो इतनी बेसिक बातें हैं दैट यू नीड टू रिमेंबर। आइए एक बार इन सभी बातों को हम देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। बढ़िया प्रेजेंटेशन में आपको समझ में भी आ जाएंगी सारी चीजें। देखिए ये मीर जाफर है,
बंगाल की प्रथम क्रांति और बंगाल का प्रथम कठपुतली नवाब। फर्स्ट रेवोल्यूशन का मतलब समझ गए कि सिराज उद्दौला की जगह मीर जाफर को नवाब बनाया। तो अंग्रेज कह रहे हैं ये जनता के लिए हमने किया है, एक सभ्य शासन की स्थापना के लिए हमने किया है, जबकि यहीं से प्लंडर ऑफ बंगाल या बंगाल की लूट शुरू होगी प्यारे दोस्तों। ठीक है, इसके बाद अंग्रेजों को 24 परगना की जमींदारी मिली, तो ये भी हमने अभी डिस्कस कर लिया। फिर आप देख पाए कि क्षतिपूर्ति के रूप में 1.77 करोड़ रुपए देने पड़े, जिससे कर्नाटक और बेदरा के युद्ध में फायदा हुआ। लागत पूंजी और चीन व्यापार, ये कठपुतली नवाब है, प्रथम कठपुतली नवाब बंगाल का। क्लाइव और अन्य अधिकारियों को उपहार मिले। मीर जाफर को क्लाइव का गीदड़ कहा जाता था और बंगाल की लूट शुरू हो गई। कलकत्ता में कंपनी की टकसाल भी बन गई। ठीक है, कर्नल मेल्सन का स्टेटमेंट है, जितना हो सके हड़प लो, मीर जाफर को सोने की एक बोरी के रूप में इस्तेमाल करो। तो बंगाल फर्स्ट रेवोल्यूशन एंड फर्स्ट पपेट नवाब। जमींदारी ऑफ 24 परगना का कंपनसेशन भी दिया गया, ये सारा कंपनसेशन लिखा हुआ है। गिफ्ट टू क्लाइव एंड अदर, इसे क्लाइव का जयकाल कहा गया। प्लंडर ऑफ बंगाल की शुरुआत होती है। ग्रैब एज मच एज यू कैन, यूज मीर जाफर एज अ सेक ऑफ गोल्ड, ये सारी बातें यहाँ लिखी हैं। फिर आगे की कहानी, रॉबर्ट क्लाइव ने मुगल बादशाह आलमगीर के बेटे अली गौहर को हराया। क्लाइव को 6000 का मनसब मिला और उमरा की उपाधि मिली। मीर कासिम और गवर्नर वेंसीटार्ड के बीच में समझौता हुआ। मीर जाफर की जगह मीर कासिम को नवाब बनाया गया और वेंसीटार्ड ने इसे बंगाल की दूसरी क्रांति कहा था। हालांकि इससे पहले मीर कासिम और वेंसीटार्ड के बीच में ऑलरेडी एक समझौता हो गया था कि वो कंपनी को 5 लाख रुपए देगा, मिदनापुर, बर्धमान और चटगांव की जमींदारी देगा, और ऐसा हुआ भी। ठीक है, तो ये पूरी घटनाएं होती हैं। वेंसीटार्ड ने इसको सेकंड बंगाल रेवोल्यूशन का नाम दिया। रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सारी चीजें मिली उनको। तो ये पूरी की पूरी स्टोरी है, ये पूरी की पूरी कहानी है जो हमने अभी डिस्कस की है प्यारे दोस्तों। अब इसके बाद अगला जो नवाब बनता है वो है मीर कासिम। मीर कासिम को ये सारे काम करने पड़े। मीर कासिम ने जो अग्रीमेंट किया था वो अग्रीमेंट पूरा करना पड़ा, पर मीर कासिम ना थोड़ा महत्वाकांक्षी था। ये मीर जाफर की तरह बिल्कुल सरेंडर नहीं था। मीर कासिम जब नवाब बना था तो उसके दिमाग में बड़ी क्लैरिटी थी कि पहले हम अंग्रेजों की पूरी शर्तें मान लेंगे। उन्हें क्या चाहिए, उन्हें मिदनापुर, चिटगांव, ये सारे क्षेत्र चाहिए, हम उनको दे देंगे। मिदनापुर, बर्धमान, चिटगांव, ये हम उनको दे देंगे। उन्हें 5 लाख रुपए चाहिए, हम वो भी दे देंगे। उन्हें गिफ्ट चाहिए, वो भी दे देंगे। एक बार में जो लेना है ले जाओ। लेकिन इसके बाद कासिम ये चाहता था कि मैं एक स्वतंत्र शासन की स्थापना करूं, मैं एक इंडिपेंडेंट रूलर की स्थापना करूं। अली वर्दी खान के बाद कोई एक व्यक्ति जो अच्छा नवाब बना है वो मीर कासिम था। और मीर कासिम जब ये कोशिश करेगा तो अंग्रेजों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि अंग्रेज चाहते थे कि बंगाल का नवाब उनका कठपुतली बना रहे, बंगाल का जो भी नवाब है वो उनका पपिट बना रहे, और ये पपिट बनने से मना करेगा। अब इसने काम भी ऐसे किए। एग्जाम्पल के लिए अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया। सबसे पहले बंगाल की राजधानी ढाका थी, मुर्शिद कुली खान ने उसको मुर्शिदाबाद ट्रांसफर किया था, और अब मीर कासिम ने उसको मुंगेर ट्रांसफर किया है। क्यों? क्योंकि मुर्शिदाबाद के पास अंग्रेजों की गतिविधियां बढ़ चुकी थीं और वो अपने शासन पर अंग्रेजों का प्रभाव कम करना चाहता था। दूसरा, बिहार के नायाब सूबेदार राम नारायण को बर्खास्त किया, क्योंकि राम नारायण से इसने कई बार कहा कि हमें हिसाब दो। राम नारायण ने हिसाब देने से मना कर दिया, तो इसने राम नारायण को बर्खास्त कर दिया। ठीक है, गुरकीन खान जो कि आर्मेनिया का था, यूरोपीय ढंग से अपनी सेना को प्रशिक्षित करना शुरू कर दिया। यूरोपीय स्टाइल से अपनी मिलिट्री को दोबारा से बनाना शुरू कर दिया। वो जानता था कि अंग्रेजों से हमारी लड़ाई होगी और अंग्रेजों से हम नहीं जीत सकते जब तक कि हमारे पास एक ट्रेन्ड आर्मी नहीं होगी, प्रशिक्षित सेना नहीं होगी। और इसके लिए उसने जर्मन के वॉल्टर रेनहार्ट, जिन्हें समरू कहा गया भारत में, जर्मन के कमांडर वॉल्टर रेनहार्ट को हायर किया, जिसे समरू कहा गया। ठीक है, मुंगेर में इसने तोपखाना भी बनाया। अब क्या क्या कर रहा है देखो, अंग्रेज क्यों नहीं चढ़ेंगे, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि बक्सर की लड़ाई क्यों होने वाली है। पहले अपनी कैपिटल को मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया, फिर
एक जर्मन व्यक्ति वॉल्टर रेनहर्ट, जिसे समरू कहा गया, उसके प्रतिनिधित्व में यूरोपीय स्टाइल से आर्मी बना रहा है। फिर मुंगेर में एक तोपखाना भी बना ले रहा है, मुंगेर में एक तोपखाना भी बना ले रहा है। मार्च 1763 में सभी प्रकार के आंतरिक व्यापार को चुंगी मुक्त कर दिया गया, सभी प्रकार के आंतरिक व्यापार को चुंगी मुक्त कर दिया गया। यह खतरनाक डिसीजन था। इट वॉज वेरी वेरी क्रूशल डिसीजन। आप कहेंगे सर क्यों? आपको पता है दस्तक का दुरुपयोग अंग्रेज शुरू से कर रहे थे, वही दस्तक जो 1717 में फर्रुख शियर ने उनको दिया था। इसने कहा कि यार अंग्रेज इसका फायदा उठाते हैं, उसने सारे के सारे इंटरनल टैक्स ही खत्म कर दिए। ये ऐसी ही बात है कि आपके मोहल्ले में एक व्यक्ति है जिसके पास बहुत लग्जरी घर है, तो वो अपनी शेख ही बताता है। कल मैंने एक नियम बनाया कि सरकार जैसा उसका घर है सबके लिए वैसा घर बना के देगी। विशेष अधिकार समाप्त। एक व्यक्ति है, आईएएस अधिकारी है, बहुत अपने आप में रौब में रहता है, नियम बना दिया सब आईएएस अधिकारी हैं, सबके पास उतने ही अधिकार होंगे जितने एक आईएएस अधिकारी के पास होंगे। इसने कहा कि दस्तक का दुरुपयोग कर रहे हो तुम, हम रोक तो पा नहीं रहे, इससे भारतीय व्यापारियों को नुकसान हो रहा है और तुम अपनी तिजोरी को भरते जा रहे हो। तो सारे टैक्सेस ही खत्म कर दिए। अंग्रेज पागल से हो गए कि अब क्या करें, क्योंकि उस दस्तक से ये पैसा कमाते थे। याद है, भारतीय व्यापारियों से डील कर लेते थे कि तुम 100 रुपए टैक्स है तुम्हारा, हमें बस 50 दे दो, हम तुम्हारा सामान पास करा देंगे। इस तरीके से ये काम करते थे। ये बहुत बड़ा स्टेप था ताकि दस्तक के दुरुपयोग को ही खत्म कर दिया। इससे बहुत परेशान हो गए अंग्रेज। तो अंग्रेजों ने दो लोगों को भेजा, जनरल हे और जनरल अमायत। इन दोनों को भेजा कि आप जाओ और कासिम से बात करो कि वो ये सारे काम ना करे, दोबारा चीजों को रिस्टोर कर दे। पर ऐसा नहीं हुआ। जुलाई 1763 में फिर मीर कासिम को हटा करके मीर जाफर को दोबारा नवाब बनाया गया। इसी बीच में अक्टूबर 1763 में पटना में एक हत्याकांड हुआ जिसमें मीर कासिम ने बहुत से अंग्रेजों को मार दिया। कुछ किताबें कहती हैं 148, कुछ कहती हैं 45। हम 45 का डेटा ज्यादा सही मानते हैं। अब ये पटना हत्याकांड क्या है इसके बारे में हम अभी बक्सर की लड़ाई में बात करेंगे, बैटल ऑफ बक्सर में बात करेंगे। तो ये है जी मीर कासिम। अब हम बक्सर की लड़ाई के पहले तक की सारी कहानियां समझ चुके हैं। अब बक्सर की लड़ाई, द्वैत शासन और रॉबर्ट क्लाइव और हमारी बंगाल की कहानी समाप्त। एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए। चलिए, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये सारी घटनाओं का परिणाम क्या हुआ और कैसे बक्सर का युद्ध हुआ, कैसे बैटल ऑफ बक्सर लड़ा गया। देखो प्यारे दोस्तों, बक्सर का जो युद्ध है या बक्सर की लड़ाई है वो 22-23 अक्टूबर को हुई। बक्सर का युद्ध 22-23 अक्टूबर 1764 को ये लड़ाई लड़ी गई। बक्सर कहाँ पर आता है? तो बक्सर बिहार में स्थित एक जगह है। देयर इज अ प्लेस इन बिहार दैट इज कॉल्ड बक्सर। तो बक्सर की लड़ाई कब होती है? 22-23 अक्टूबर 1764 को बक्सर की लड़ाई लड़ी गई, अर्थात बक्सर का युद्ध लड़ा गया। इसमें एक तरफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी और दूसरी तरफ एक ट्राई पार्टी या त्रिगुट था, जिसे ट्राई पार्टी या त्रिगुट कहा जाता है। ठीक है। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को इस युद्ध में लीड कर रहा था हेक्टर मुनरो। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को इसमें लीड कर रहा था हेक्टर मुनरो। और इस समय बंगाल का नवाब था मीर जाफर, क्योंकि मीर कासिम को हटा दिया गया है। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल में जो गवर्नर था वो था वेंसी टार्ट। ठीक, ये तीन लोगों के नाम आपको पता होना चाहिए कि बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर वेंसी टार्ट था, बंगाल का नवाब मीर जाफर था और जो हेक्टर मुनरो है वो लीड कर रहा था सेना को। दूसरी तरफ त्रिगुट, जिसमें मीर कासिम है, बंगाल का पूर्व नवाब, एक्स नवाब ऑफ बंगाल। इसमें अवध का नवाब सुजा उद्दौला भी शामिल हुआ।
इसमें अवध का नवाब शुजा उद्दौला शामिल हुआ और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और शाह आलम द्वितीय का जो मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय हैं, इनका सेनापति इसमें नजफ खान था। यह सवाल पूछा गया था प्यारे दोस्तों, इसमें इनका सेनापति नजफ खान था। ये सारे लोगों के नाम आपको पता होने चाहिए, ये इंपॉर्टेंट नाम है, यहीं से सवाल बनते हैं, यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। देखो, प्लासी का जो युद्ध है ना, वो एक षड्यंत्र था, वो एक कंस्पिरेसी थी। उसमें सैन्य कौशल का परिचय नहीं दिया, उसमें कहीं पर भी आपको मिलिट्री कैपेबिलिटीज नहीं दिखी, क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव ने षड्यंत्र के द्वारा उस युद्ध को जीता था। लेकिन बक्सर का युद्ध एक वास्तविक युद्ध था, एक एक्चुअल वॉर था। हालांकि यहां पर भी कुछ लोगों के नाम आते हैं, जैसे बनारस के राजा का नाम आता है। अब जो बनारस के राजा थे, उन्होंने कहा, बलवंत सिंह उस समय जमींदार थे वहां के, तो वो दिखा रहे थे कि हम इनके साथ हैं, पर वास्तव में ब्रिटेन से संधि कर चुके थे, एक्चुअल में ब्रिटेन से संधि कर चुके थे। अब इस युद्ध का परिणाम क्या हुआ, इस बैटल का रिजल्ट क्या हुआ? तो परिणाम हुआ कि इसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हो गई। इसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत। अब जैसे ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीती, संधियां की गई, अर्थात ट्रीटी की गई। अब संधि करने के लिए पता है किसे वापस बुलाया गया? रॉबर्ट क्लाइव को वापस बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया गया, क्योंकि ब्रिटिश सरकार और कंपनी का मानना था कि वेंसी टार्ट से ज्यादा बेहतर रॉबर्ट क्लाइव भारत की परिस्थितियों को जानता है। तो रॉबर्ट क्लाइव जो पहला बंगाल का गवर्नर नियुक्त हुआ था, उसे दोबारा बंगाल का गवर्नर बना के भेजा गया। तो जब युद्ध हुआ, उस समय बंगाल का गवर्नर वेंसी टार्ट था। जब युद्ध हुआ, उस समय बंगाल का नवाब मीर जाफर था। लेकिन जब इलाहाबाद की संधियां की गई, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद की गई, तब बंगाल का गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव वापस आया। दूसरा, मीर जाफर की मृत्यु हो गई थी, नेचुरल डेथ। तो मीर जाफर की जगह नज्म उद्दौला, नज्म उद्दौला बहुत छोटा था, अल्प आयु में था, तो नज्म उद्दौला को नाम मात्र का सुल्तान, नाम मात्र का नवाब बनाया गया बंगाल। तो प्रश्न यहां से बदल जाते हैं कि जब युद्ध लड़ा गया बक्सर का, तो उस समय बंगाल का नवाब मीर जाफर है, लेकिन जब इलाहाबाद की संधि होगी, तो उस समय जो नवाब है वो नज्म उद्दौला होगा। तो दो संधियां हुई और दोनों को इलाहाबाद की संधि कहा जाता है, क्योंकि ये संधियां इलाहाबाद में हुई थी। इलाहाबाद की पहली संधि, फर्स्ट ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, जो कि 12 अगस्त 1765 को हुई, और इलाहाबाद की दूसरी संधि सेकेंड ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, जो कि 16 अगस्त 1765 को की गई। अब जो पहली संधि है, पहली ट्रीटी है, उसमें रॉबर्ट क्लाइव ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से है। रॉबर्ट क्लाइव के साथ उसमें नज्म उद्दौला है, जो कि बंगाल का नवाब है, और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय है, और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय है। वहीं जो दूसरी संधि होगी, सेकेंड ट्रीटी होगी, इसमें एक तरफ रॉबर्ट क्लाइव होगा और दूसरी तरफ अवध का नवाब शुजा उद्दौला होगा। अवध का नवाब शुजा उद्दौला होगा। इस तरह से संधियों पर हस्ताक्षर किए गए, इस तरीके से ट्रीटीज की गई, दैट यू नीड टू रिमेंबर। तो बक्सर की लड़ाई से क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं, एक बार यहां से सारी बातों को देख लीजिए, समझ लीजिए कि बक्सर का युद्ध है, एक तरफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, दूसरी तरफ ट्राई पार्टी या त्रिगुट है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में हेक्टर मुनरो, बंगाल का गवर्नर वेंसी टार्ट और बंगाल का नवाब मीर जाफर है। वहीं त्रिगुट में मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और उसका सेनापति नजफ खान, शुजा उद्दौला जो कि अवध का नवाब है, और मीर कासिम जो कि बंगाल का पूर्व नवाब है। ठीक है, परिणाम क्या हुआ, रिजल्ट क्या हुआ? तो परिणाम हुआ कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इसमें जीत गई, और जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इसमें जीती, तो संधियां की गई। इलाहाबाद की पहली संधि जो कि 12 अगस्त 1765 को की गई, और इलाहाबाद की दूसरी संधि जो 16 अगस्त 1765 को की गई। पहली संधि रॉबर्ट क्लाइव, शाह आलम द्वितीय और नज्म उद्दौला के बीच में,
और जो दूसरी संधि है वो रॉबर्ट क्लाइव, शुजा उद्दौला जो कि अवध का नवाब था, इनके बीच में यह संधि की गई, इनके बीच में यह ट्रीटी की गई, इनके बीच में यह संधि की गई। प्यारे दोस्तों, क्या यहां तक आपको बात समझ में आ रही है? अब यहां से सवाल क्या क्या बनेंगे, यहां से क्वेश्चंस क्या क्या बनेंगे, जरा वो समझ लीजिए और फिर मैं आपको पूरा घटनाक्रम बताता हूं कि लड़ाई हुई कैसे। पहला सवाल सबसे ज्यादा जो बनता है, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया? तो 22-23 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध लड़ा गया। बक्सर कहां पर है? वर्तमान बिहार में है। बक्सर का युद्ध किसके बीच में हुआ? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और त्रिगुट। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को लीड कौन कर रहा था? हेक्टर मुनरो। त्रिगुट में कौन कौन शामिल थे? मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, अवध का नवाब शुजा उद्दौला और बंगाल का पूर्व नवाब मीर कासिम। मुगल एम्परर शाह आलम सेकंड, नवाब ऑफ अवध शुजा उद्दौला एंड एक्स नवाब ऑफ बंगाल मीर कासिम। सेनापति नजफ खान जो कि शाह आलम द्वितीय का सेनापति था, शाह आलम सेकंड का कमांडर इन चीफ था। रिजल्ट क्या हुआ? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई और संधियां की गई। कौन सी संधि की गई? इलाहाबाद की संधि की गई। 12 अगस्त 12 अगस्त 1765, 12 अगस्त 1765 में इलाहाबाद की पहली संधि, 16 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की दूसरी संधि, सेकंड ट्रीटी। जब युद्ध हो रहा है तब बंगाल का नवाब मीर जाफर है और बंगाल का गवर्नर वेंसी टार्ट है, लेकिन जब संधियां की गई तो रॉबर्ट क्लाइव को वापस बंगाल का गवर्नर बनाया गया और मीर जाफर की मृत्यु हो गई तो अल्प आयु नज्म उद्दौला को बंगाल का नवाब बनाया गया। वॉरेन हेस्टिंग पर आरोप भी लगेगा कि उसने रिश्वत वगैरह ली थी आगे जाकर के, फिर उस पर महाभियोग, वो सब लंबी कहानी। ठीक है, ये चीजें आपको याद रखनी है। ये बेसिक, ये अगर स्लाइड आपको याद है तो यहां से आपके मैक्सिमम क्वेश्चन बन जाएंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से, स्पष्ट तरीके से सारी बातों को लिख दिया। अब जरा घटनाक्रम समझने की कोशिश करते हैं कि पूरा का पूरा घटनाक्रम या युद्ध का कारण, ये सारी चीजें क्या रही, इनको पूरा समझने की कोशिश करना है। इन सब को, इन पूरी की पूरी घटनाओं को समझने की कोशिश करना है। फिर हम इलाहाबाद की संधि और द्वैत शासन पर आएंगे। घटनाएं कैसे शुरू हुई? तो घटना की शुरुआत एक्चुअल में 1760 में हुई। यहां से सब चीजों की शुरुआत होगी। 1760 से सारी चीजें शुरू होंगी। तो 1760 में क्या हुआ था? तो याद कीजिए, 1760 में ही, 1760 में ही मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया गया था। याद आ रहा है? मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया गया था। मीर कासिम बिकेम दी नवाब ऑफ बंगाल। किसने बनाया था? वेंसी टार्ट ने। किसको अलग किया था? मीर जाफर को। और इसे बंगाल की दूसरी क्रांति, सेकंड रेवोल्यूशन ऑफ बंगाल। अब जो मीर कासिम है, ये एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति है, एक एम्बिशियस व्यक्ति है। महत्वाकांक्षा इसकी बहुत ज्यादा है, एम्बिशंस इसके बहुत ज्यादा है। तो ये कह रहा था कि ठीक है, एक बार हमें लूट लो। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 5 लाख रुपए मांगे, दे दिए। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा चिटगांव, वर्धमान और मिर्दनापुर, इन सब की जमींदारी हमें दे दो, दे दी। एक बार लूट लो, बार बार नहीं। फिर इसका उद्देश्य था कि हमें अंग्रेजों के प्रभाव से खुद को मुक्त कराना है, हमें ब्रिटिश की छत्र छाया में नहीं रहना है, हमें इस शैडो से बाहर निकलना होगा। तो इसने अपना मुख्यालय मुर्शिदाबाद से, इसने अपना मुख्यालय मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया। ठीक है, तो 3 राजधानियां हो गई। ढाका सबसे पहले थी, फिर मुर्शिदाबाद बनी, फिर उसके बाद मुंगेर बनी। ये अलग अलग कैपिटल। दूसरा, इसने मुंगेर में काम करना शुरू कर दिया। अब मुंगेर में इसने क्या काम शुरू किया? तो मुंगेर में आधुनिक उद्योगों की स्थापना का प्रयास करेगा कि हम भी आधुनिक उद्योग लगाएंगे, मॉडर्न इंडस्ट्री को सेटअप करेंगे। मुंगेर में इसने तोप खाना बनाना शुरू कर दिया। एक यूरोपीय पद्धति की सेना इसने रखी और इसके लिए समरू, समरू जर्मन का एक कमांडर था, उसे नियुक्त भी किया कि आप ट्रेन करो। गार्गी और समरू, इन दोनों को नियुक्त किया। अब ये सारी बातें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को खटकने लगी, क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ये मान के चलती थी कि ये सारे कठपुतली नवाब हैं, ये सारे के सारे पपेट नवाब हैं
और इन्हें वैसे ही काम करना चाहिए जैसे हम कर रहे हैं। लेकिन मीर कासिम ऐसा कर नहीं। मीर कासिम अपने काम करने लगा, अपना दिमाग चलाने लगा। मीर कासिम से उन्हें प्रॉब्लम तो थी, लेकिन प्रॉब्लम बढ़ गई जब उसने सारे आंतरिक करों को खत्म कर दिया, जब उसने सारे आंतरिक कर खत्म कर दिए, सारे इंटरनल टैक्स खत्म कर दिए। जब उसने सारे आंतरिक कर खत्म कर दिए, सारे इंटरनल टैक्स उसने खत्म कर दिए, तब कंपनी को बहुत प्रॉब्लम होने लगी, तब कंपनी को बहुत समस्या होने लगी। क्योंकि अब वो दस्तक का दुरुपयोग नहीं कर पा रहे थे, अब वो दस्तक से पैसा नहीं कमा पा रहे थे, क्योंकि वो पैसा भारतीयों से लेते थे, वो भारतीयों से पैसा लेते थे। अब जब टैक्स ही खत्म हो गए तो किसी को भी टैक्स देने की जरूरत नहीं थी, सबके लिए चीजें फ्री हो चुकी। तो सारा सारी चीजें, सारी जो सब्र का बांध था वो कंपनी का टूट गया। और कंपनी में उस समय पटना पटना में भी कंपनी का ऑफिस था प्यारे दोस्तों। तो पटना में कंपनी का ऑफिस था और उस पटना में कंपनी का हेड था एलिस, कमांडर एलिस। ये पटना का हेड था, ये पटना में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का हेड था। तो एलिस ने क्या किया, एलिस ने आक्रमण कर दिया मीर कासिम के ऊपर। छोटी सी सेना थी, एलिस इसमें हार गया और अंग्रेजों को गिरफ्तार कर लिया गया, अंग्रेजों को गिरफ्तार कर लिया, अंग्रेज को गिरफ्तार कर लिया। और प्यारे दोस्तों, यहीं पर एक बड़ी घटना होती है, एक बहुत बड़ा इवेंट होता है कि 6 अक्टूबर 1763, 6 अक्टूबर 1763, मीर कासिम ने समरू को आदेश दिया कि जितने भी अंग्रेज हैं उन सभी को मार डालो। कुछ किताबें कहती हैं 148, कुछ किताबें कहती हैं 45, जिसमें एलिस भी था। इन सभी को मार दिया गया और इस घटना को पटना हत्याकांड या पटना मसैकर कहा गया। पटना हत्याकांड या पटना मसैकर कहा। और इसका कारण यह रहा कि मीर कासिम फ्रस्ट्रेट हो चुका था। इसका कारण था मीर कासिम का फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेट क्यों हो रहा था वो? क्योंकि अंग्रेजों से उसकी 4 छोटी छोटी लड़ाइयां हुई, छोटी छोटी लड़ाइयां। जैसे एक लड़ाई उसकी गिरिया में हुई, वो लड़ाई भी वो हार गया। एक लड़ाई उसकी मुर्शिदाबाद में हुई, एक लड़ाई उसकी मुर्शिदाबाद में हुई, वह भी वो हार गया। उदय नाला की लड़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उदय नाला की लड़ाई भी वो हार गया। फिर सूत में एक लड़ाई हुई, सूती, ये लड़ाई भी वो हार गया। उदय नाला में तो कैप्टन एडम्स ने उसको बहुत बुरी तरीके से हराया था। एडम्स था उस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कमांडर, तो एडम्स ने बहुत बुरी तरीके से हराया था। तो वो फ्रस्ट्रेट हो गया, ये उसका फ्रस्ट्रेशन था। और इसी फ्रस्ट्रेशन में उसने ऑर्डर दिया कि जो भी अंग्रेज वहां पर कैद हैं उन सभी को मार डालो। तो समरू ने लगभग 45 अंग्रेज जो कि जेल में बंद थे पटना की, उन सभी को मार डाला और इसी को पटना मसैकर या पटना हत्याकांड कहा जाता है। इसकी डेट पूछी गई थी एक बार, तो याद रखिएगा, अक्टूबर 1763 में पटना हत्याकांड हुआ था, पटना मसैकर हुआ था। दैट यू नीड टू रिमेंबर, बहुत इंपॉर्टेंट है। सवाल पहले भी आ चुका है, आगे भी यहां से सवाल बन सकता है, तो इसको याद रखिएगा प्यारे दोस्तों। इन सब घटनाओं की वजह से, इन पूरे के पूरे इंसिडेंट की वजह से अंग्रेजों ने क्या किया? अंग्रेजों ने हरा ही दिया था कासिम को, और कासिम को हरा करके भगा दिया। कासिम 1763 में कासिम भाग गया और कासिम के बाद कंपनी ने, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने दोबारा से, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने दोबारा से मीर जाफर को अगला नवाब बनाया। मीर जाफर को दोबारा से नवाब बनाया। तो मीर कासिम कहाँ गया? मीर कासिम गया अवध के पास। मीर कासिम अवध के नवाब के पास गया। अवध, ये अवध पहुंच गया और वहां पर अवध के नवाब, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और मीर कासिम ने एक योजना बनाई और इसमें नजफ खान जो कि सेनापति था,
इन सब ने योजना बनाई कि हमें अंग्रेजों के खिलाफ एक युद्ध करना होगा, नहीं तो जैसे बंगाल से इन्होंने आज इन्हें बाहर निकाला है, कल अवध से हमें और परसों मुगल सम्राट को भी ये बाहर निकाल देंगे, मुगल एम्परर को भी ये बाहर निकाल देंगे, मुगल सम्राट को भी बाहर निकाल देंगे, मुगल एम्परर को भी बाहर निकाल। और कासिम, जगत सेठ, राजवल्लभ इन सबको ऑलरेडी मार चुका है। कासिम ऑलरेडी इन सब लोगों को मार चुका है। ठीक है, ये सारी बातें कही गई। तो इन तीनों लोगों ने ग्रुप बनाया और ग्रुप बनाने के बाद फिर जैसा हमने कहा कि 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर में ये सभी सेनाएं मिली और बक्सर में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और ये जो त्रिगुट बना हुआ था इनके बीच में लड़ाई हुई, जिसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई, ये हार गए। और रॉबर्ट क्लाइव 1765 में रॉबर्ट क्लाइव को वापस बुलाया गया, ये वापस आया और इसने इलाहाबाद की पहली संधि और इलाहाबाद की दूसरी संधियों पर साइन किया और बक्सर का युद्ध खत्म हुआ। और बक्सर के युद्ध के साथ ही पूरी तरीके से बंगाल पर ब्रिटेन का नियंत्रण हो गया, पूरी तरीके से बंगाल ब्रिटेन के कंट्रोल में। अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि इलाहाबाद की संधियों की शर्तें क्या थीं, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद की क्या क्या शर्तें रखी गई। एक एक करके समझना, एक एक करके बहुत बढ़िया तरीके से आपको समझ में आएगा। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि इलाहाबाद की प्रथम संधि, फर्स्ट ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। इलाहाबाद की पहली संधि या प्रथम संधि जो कि 12 अगस्त 1765 को की गई। अब ये जो इलाहाबाद की पहली संधि है ये किस किस के बीच में की गई थी? इसमें 3 लोग शामिल थे। इसमें रॉबर्ट क्लाइव था जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से था। इसमें बंगाल का नवाब था, बंगाल का नवाब नज्म उद्दौला, और शाह आलम द्वितीय, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय। बंगाल का रहे ना रहे उससे कोई फर्क पड़ते नहीं है, लेकिन इसके द्वारा बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत हुई, जिसको हम पढ़ेंगे अभी। बंगाल में द्वैध शासन या डायरकी को शुरू किया। दूसरा, शाह आलम द्वितीय का तो बहुत ही नुकसान हो गया। शाह आलम द्वितीय अंग्रेजों का पेंशनर बन गया और उसे 26 लाख की वार्षिक पेंशन दी, 26 लाख की वार्षिक पेंशन दी गई। और इसके बदले में बंगाल, बिहार और उड़ीसा, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इन तीनों के दीवानी अधिकार, इन तीनों के दीवानी राइट्स ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गए। पर इसका मतलब क्या था? इसका मतलब यह था कि अब मुगल एम्परर को सिर्फ और सिर्फ 26 लाख रुपए जाएंगे। बंगाल, बिहार और उड़ीसा में जो भी टैक्स कलेक्शन का काम होगा वो पूरा काम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही संभाले। इतनी बड़ी बात थी। 30 लाख से भी ज्यादा की वार्षिक आय तो बंगाल में थी, बेतहाशा आय यहां से होती, बेतहाशा आय, वो सारी चीजें। इसके अलावा इतने में वो रुके नहीं, उत्तरी सरकार का क्षेत्र भी अंग्रेजों ने ले लिया। उत्तरी सरकार का क्षेत्र भी किसे मिल गया? नदर्न सरकार भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ले ली। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक ऐसी चाल चली, क्योंकि अब पूरा मुगल साम्राज्य किसके पास आ चुका था? छोटा सा जो बचा था वो ब्रितानी कंपनी के पास आ चुका था। तो उन्होंने क्या किया, अवध के नवाब से, जो अवध का नवाब है उससे इलाहाबाद लिया और इलाहाबाद ले करके शाह आलम द्वितीय को दे दिया, शाह आलम द्वितीय को दे दिया। और एक्चुअल में ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ही रहा। हालांकि बाद में अवध के नवाब ने इसे वापस भी ले लिया, तो कड़ा और इलाहाबाद का जो क्षेत्र है वो शाह आलम को मिल गया। देखो, एट द एंड बात यह है, दो बातें जो एग्जाम में पूछी जाती हैं कि बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत किससे हुई, तो इलाहाबाद की पहली संधि। बंगाल में डायरकी कैसे आई? फर्स्ट ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। दूसरा,
पहला पेंशनर मुगल बादशाह कौन था? तो पहला पेंशनर मुगल बादशाह, ये हमने मध्यकाल में भी पढ़ा था, शाह आलम द्वितीय था। इलाहाबाद की पहली संधि। कंपनी को किस संधि के माध्यम से बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार मिले? तो याद रखिएगा, कंपनी को इलाहाबाद की संधि के माध्यम से बंगाल, बिहार, इलाहाबाद की पहली संधि के माध्यम से बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार मिले थे। ये सारे राइट ऐसे ही मिले। तो ये याद रखने वाली बातें हैं, बहुत जरूरी है, इनको याद रखिए। ये 3 सवाल यहां से बनते हैं। अब हम आते हैं इलाहाबाद की दूसरी संधि कि इलाहाबाद की दूसरी संधि कैसे हुई। इलाहाबाद की द्वितीय संधि, सेकेंड ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, ये तो और भी ज्यादा खतरनाक। ये वास्तव में सहायक संधि थी, एक प्रकार से सब्सिडरी अलायंस। यूपीएससी ने बहुत पहले एक सवाल पूछा कि सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य, उसमें अवध भी था, हैदराबाद भी था। उन्होंने हैदराबाद को सही नहीं माना, अवध को माना, पर बाद में करेक्शन किया गया था कि यार हैदराबाद ही सही जवाब होगा। पर अप्रत्यक्ष रूप से यह संधि यहां हो जाएगी। 16 अगस्त 1765। ये संधि किसके बीच में हो रही है? तो ये संधि हो रही है रॉबर्ट क्लाइव और अवध के नवाब शुजा उद्दौला के बीच में। और ये बहुत खतरनाक संधि, बहुत ही खतरनाक संधि थी। देखो, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी चाहती तो वो अवध का विलय कर सकती थी, लेकिन उन्होंने अवध का विलय नहीं, उन्होंने अवध को मर्ज नहीं किया। वो चाहते तो अवध का विलय कर सकते थे, नवाब हार चुका था। कारण कारण था कि वो अवध को एक बफर स्टेट के रूप में यूज करना, बफर स्टेट के रूप में यूज करना चाह रहे। क्यों? क्योंकि ये खतरा था कि ये अवध वाला इलाका है, यहाँ बंगाल है, ऐसा हो सकता है कि यहां से मराठे अटैक कर दें या यहां से अफगानिस्तान का अटैक हो जाए, अहमद शाह अब्दाली वगैरह का। तो अवध उनकी अग्रिम पंक्ति पर रहेगा, अवध उनके सामने रहेगा। दूसरा, वो शासन की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते, वो किसी भी तरह के कोई भी उत्तरदायित्व नहीं लेना चाहते थे, कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते थे। उन्हें यह भी डर था कि कहीं जनता विद्रोह ना कर दे, कहीं जनता का विद्रोह ना हो जाए, तो ये भी उनके मन में भय था। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ना बंगाल पर अधिकार किया, ना अवध पर, और ना ही पूरी तरीके से मुगलों पर। उन्होंने कुछ नियम बनाए। इस संधि में कहा गया कि देखो, अब अवध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी तरह का कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कर मुक्त व्यापार करेगी, अर्थात टैक्स फ्री ट्रेड करेगी। कर मुक्त व्यापार, टैक्स फ्री ट्रेड, कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहां कर मुक्त व्यापार करेगी, अर्थात टैक्स फ्री ट्रेड करेगी, नंबर 1। दूसरी बात कही गई कि अवध में अब एक ब्रिटिश सेना रखी जाएगी, अवध में एक ब्रिटिश सेना रखी जाएगी और इसका पूरा का पूरा खर्च अवध के द्वारा ही दिया जाएगा। इसका जो खर्च है वो अवध के द्वारा ही दिया जाए। हो गई ना सहायक संधि वाली शर्त, हो गई सहायक संधि वाली शर्त। फिर इसी में एक बात कही गई कि चुनार, इसमें एक और बात कही गई अवध के लिए कि अवध कंपनी के शत्रुओं को कभी भी अपने पास जगह नहीं देगा। जो भी कंपनी के शत्रु होंगे उन्हें कभी भी, जो भी कंपनी के एनिमी होंगे उन्हें कभी भी अपने पास जगह नहीं देगा। कंपनी के एनिमी को कभी भी अपने पास जगह नहीं देगा। इसी में एक और बात कही गई कि चुनार वाला जो एरिया है, चुनार, वो चुनार का पूरा क्षेत्र ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मिलेगा। बनारस, सॉरी, इलाहाबाद और कड़ा, इलाहाबाद और कड़ा, ये दोनों ही इलाके, ये दोनों ही इलाके मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को देने पड़ेंगे। इसके अलावा बनारस में दोबारा से
बलवंत सिंह को, बनारस में दोबारा से बलवंत सिंह को जमींदारी देनी पड़ेगी। बलवंत सिंह को जमींदारी देनी पड़ेगी। इतनी सारे प्रावधान थे, इतनी सारी बातें थी। अवध पे कहने का मतलब है कि गर्दन पे कस के पकड़ लिया है, बस गर्दन नहीं दबाई है। गर्दन कस के पकड़ लिया, बस गर्दन नहीं दबाई है। पूरी तरीके से नियंत्रण हो गया अवध पे, पूरी तरीके से। और कोई जरूरत थी नहीं, ये लगभग 100 सालों के बाद 1856 में, ठीक है, ये अवध का विलय भी कर लेंगे कुप्रशासन के आधार पर। आप देख चुके हैं पहले, डलहौजी ने जेम्स आउट्रम की रिपोर्ट का आधार बना करके अवध का विलय किया, याद होगा आप लोगों को। तो इस तरह की संधि थी। अगर विलय नहीं भी करते तो पूरी तरीके से अवध सरेंडर कर चुका है। अब कुछ भी नहीं बचा अवध के पास, कुछ भी नहीं बचा। नाम मात्र की जमीन, नाम मात्र का क्षेत्र बचा है। तो ये थी इलाहाबाद की दो संधियां। यहां से सवाल बेसिक से पूछे जाते हैं। ये वाला स्लाइड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी चीजें प्यारे दोस्तों हमने यहाँ पर और डिटेल में मेंशन कर रखी हैं, डिटेल में हमने मेंशन कर रखी है। देखिए सारी चीजें, थोड़ा सा ये पूरी कहानी जो मैंने आपको सुनाई थी वो पूरी कहानी यहाँ मेंशन है। ओके, रॉबर्ट क्लाइव वापस आता है। ये थोड़ा सा डेट गलत हो गया, इसको ठीक कर लेंगे। हाँ, मई 1765 में रॉबर्ट क्लाइव वापस आया था। इलाहाबाद की पहली संधि, रॉबर्ट क्लाइव शाह आलम नजमुद्दौला मुगल बादशाह से बंगाल, बिहार, उड़ीसा, शाह आलम से उत्तरी सरकार की जागीर। ठीक है, थोड़ा और कोशिश कर रहा हूँ कि और प्रेजेंटेशन बेहतर हो, आपको और मजा है पढ़ने में। ठीक है, ये सारी बातें लिखी हैं। मुगल बादशाह से बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी ले ली। शाह आलम से उत्तरी सरकार की जागीर भी ले ली, उसी मुगल बादशाह से। 26 लाख की वार्षिक पेंशन दे दी। कड़ा और इलाहाबाद लेकर शाह आलम को दे दिया। ठीक, फिर ये देखिए, ये लिखा हुआ है द्वितीय संधि। अवध में कंपनी को निशुल्क व्यापार का अधिकार मिला। अवध में नवाब के व्यय पर सेना रखी गई। कंपनी नवाब की आर्थिक और सैन्य, अगर हाँ, अगर कभी भी नवाब कंपनी को कोई जरूरत पड़ गई इन सब के अलावा, तब नवाब को मदद भी करनी पड़ेगी। ये भी बात थी कि दोनों मदद करनी पड़ेगी, आर्थिक और सैन्य। युद्ध क्षतिपूर्ति, कड़ा और इलाहाबाद का क्षेत्र शाह आलम को मिला। चुनार पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। बनारस की जागीर दोबारा से बलवंत सिंह को दी गई। और फिर ये एनालिसिस है, ये सारे महत्वपूर्ण कथन है। जैसे रॉबर्ट्स कहते हैं कि बक्सर बंगाल में ब्रिटिश प्रभुसत्ता की जन्मभूमि मानी जाए। ब्रूम कहते हैं कि भारत का भविष्य बक्सर के युद्ध पर निर्भर था। रॉबर्ट्स कहते हैं कि प्लासी की अपेक्षा बक्सर को भारत में अंग्रेजी प्रभुसत्ता की जन्मभूमि मानना अधिक उपयुक्त है। स्टीफन कहते हैं कि भारत में ब्रिटिश सत्ता का प्रारंभ बक्सर के युद्ध से होता है। यदुनाथ सरकार कहते हैं कि प्लासी का युद्ध एक धोखा था, जबकि बक्सर का युद्ध अंग्रेजों के रण कौशल की जीत थी। स्मिथ कहते हैं कि बक्सर के युद्ध ने प्लासी के अधूरे कार्यों को पूरा कर दिया। इसमें आखिरी के दो स्टेटमेंट बहुत फेमस हैं यदुनाथ सरकार का। द बैटल ऑफ प्लासी वॉज अ फ्रॉड while the battle of Buxar was a victory of English military skill। और V.A. Smith, the battle of Buxar completed the unfinished work of Plassey। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। चलिए, अब दो तीन बातें ही बची हैं, इनको कंप्लीट करते हैं और टॉपिक को। तो देखिए, हमने आपसे कहा कि इलाहाबाद की पहली संधि के द्वारा, फर्स्ट ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के द्वारा बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत हुई, बंगाल में डायरकी की शुरुआत हुई। सवाल यह है कि सर द्वैध शासन का अर्थ क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय डायरकी? देखो, द्वैध शासन का अर्थ है कि जहां उत्तरदायित्व एक व्यक्ति पर आ जाए और शक्तियां दूसरे व्यक्ति को मिल जाए। आपने कहा कि शुभम सर, आपका काम है कि आप पूरे तरीके से ना अपने घर को मैनेज करो, पूरा मैनेजमेंट आपका, लेकिन पैसे की कोई पावर आपको नहीं मिली, डिसीजन मेकिंग आप नहीं करोगे। हाँ, लेकिन घर में कुछ भी होगा तो सवाल आपसे ही किया जाएगा। पैसा आपको नहीं मिलेगा, कोई पावर आपको नहीं मिलेगी, लेकिन घर में कुछ भी होगा तो आप रिस्पॉन्सिबल। आपने पूरा उत्तरदायित्व मुझ पर डाल दिया, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझ पर डाल दी और पूरी शक्तियां अपने पास रख ली। जैसे आप लोग पढ़ाई में करते हो ना, आपने पूरा उत्तरदायित्व, सर आपने ये नहीं पढ़ा है, वो नहीं पढ़ा है, ये पढ़ाओ, वो पढ़ाओ। और फिर मैं आपसे पूछूंगा एक सवाल कि अच्छा, जो पढ़ाया है वो याद है?
तो पूरा उत्तरदायित्व तो आजकल के जो विद्यार्थी होते हैं वो शिक्षकों पर डाल देते कि सर शिक्षकों का ही पूरा काम है, हम तो ठीक है, हम करें ना करें वो हमारी जिम्मेदारी, आप करो लेकिन। ठीक, तो ऐसा ही होता है। पूरा का पूरा उत्तरदायित्व बंगाल के केस में दो चीजें हुआ करती। ध्यान से समझना पूरी के पूरी कहानी को। बंगाल के केस में दो चीजें थी, एक होता था निजामत और एक होता था दीवानी। निजामत का मतलब होता है प्रशासन का अधिकार, एडमिनिस्ट्रेशन का राइट, और दीवानी का मतलब होता है राजस्व का अधिकार अर्थात रेवेन्यू का एडमिनिस्ट्रेशन। तो रॉबर्ट क्लाइव एक इतनी बुरी व्यवस्था बना के गया, इतनी बुरी व्यवस्था बना के गया कि बंगाल का पूरा प्रशासनिक उत्तरदायित्व, बंगाल का पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल बंगाल के नवाब के पास था। लेकिन शक्तियां कुछ भी नहीं थी, सिर्फ नाम मात्र के लिए वो नवाब है। जनता किससे प्रश्न करेगी? नवाब से। लेकिन नवाब को इतनी भी अनुमति नहीं है कि वो अपने मन पसंद का एक अधिकारी नियुक्त कर सके। तो निजामत का पूरा उत्तरदायित्व, निजामत की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नवाब को दे दी गई। लेकिन शक्ति किसके पास थी? कंपनी के पास। और इसके लिए 53 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन भी मिलती थी नजमुद्दौला को। और उस 53 लाख रुपए की पेंशन से ही पूरा काम चलाना था। ऐसा नहीं कि उसकी पर्सनल पेंशन है, शाह आलम द्वितीय की पर्सनल पेंशन, इस 53 लाख में यह पूरा प्रशासन चला। और दीवानी अधिकार, राजस्व संग्रह के अधिकार, ये कंपनी ने अपने पास रख लिए। शाह आलम द्वितीय को 26 लाख रुपए देते थे साल का। बंगाल, बिहार, उड़ीसा के दीवानी अधिकार इन्हीं के पास थे। इन्होंने नियुक्त किया। जैसे मोहम्मद रजा खान को बंगाल का नायब निजाम बनाया गया, नायब नाजिम बनाया गया। राजा सिताब राय को बिहार, राजा सिताब राय के मध्यस्थ थे इलाहाबाद की संधि में, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में। और राय दुर्लभ महेंद्र को उड़ीसा, राय दुर्लभ महेंद्र को उड़ीसा। तो मोहम्मद रजा खान के पास बंगाल की दीवानी अधिकार थे, राजा सिताब राय, और ये नायब नाजिम इसलिए कहा जा रहा है कि दोनों अधिकार इन्हीं के पास होते थे। तो द्वैध शासन रॉबर्ट क्लाइव के दिमाग की एक ऐसी उपज थी जो 1765 से 1773 तक बंगाल में चलती रही, और इस बीच में बंगाल का बेतहासा शोषण किया। एक ऐसी व्यवस्था जिसमें पूरा प्रशासनिक उत्तरदायित्व नवाब का था, लेकिन उसके पास शक्तियां नहीं थी, और पूरे वित्तीय अधिकार और अप्रत्यक्ष रूप से पूरे प्रशासनिक अधिकार अधिकार पूरे के पूरे कंपनी के पास, और उत्तरदायित्व पूरा का पूरा नवाब का। पूरी के पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नवाब की, पूरी की पूरी पावर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इसी को द्वैध शासन कहा गया। हालांकि शब्द का प्रयोग जो डायरकी वर्ड है, ये इस समय नहीं आया था। डायरकी वर्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के समय पर आया, जब लियोनस कार्टियल ने इस शब्द का प्रयोग किया था। फिर इतिहासकारों ने इस समय के लिए भी डायरकी शब्द का प्रयोग करना शुरू कर दिया। उस समय निश्चित तौर पर इसे डुअल गवर्नेंस या ऐसे कुछ नाम दिए गए होंगे। अभी डायरकी वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। ये याद रखना कि मोहम्मद रजा खान को बंगाल का नायब नाजिम नियुक्त किया गया था, मतलब राजस्व एकत्रण करते थे और प्रशासन संभालते थे। रेवेन्यू और एडमिनिस्ट्रेशन दोनों पावर दी गई थी। राजा शिताब राय बिहार और राय दुर्लभ महेंद्र को उड़ीसा। ठीक है, इसके प्रभाव बहुत बुरे हुए, इसके इफेक्ट बहुत ही बुरे हुए, बहुत ही बुरे हुए प्यारे दोस्तों। और प्रभावों को आप कुछ कथनों के माध्यम से समझ सकते हैं। एक सेकंड का समय दीजिएगा बस मुझे। ठीक है, तो देखिए कुछ कथनों में एक कथन यहां गवर्नर वेरलिस्ट का है। गवर्नर ने लिखा कि कंपनी के नौकर बर्बरता के ऐसे कांड जिनकी समता किसी भी देश के इतिहास में नहीं मिल सकती करने के पश्चात धन राशि से लदे हुए जहाज लेकर इंग्लैंड लौटे। बहुत बुरी लूट 1765 से लेकर के 72-73 तक ये व्यवस्था चलती रही। रेगुलेटिंग एक्ट ने इस व्यवस्था को खत्म किया था। तब तक बंगाल की बेतहाशा लूट हुई। ठीक है, फिर रिचर्ड बियर लिखते हैं कि यह देश जो कड़े से कड़े स्वेच्छाकारी शासकों के अधीन भी हरा भरा और लहलहाता रहा, जब से कंपनी को दीवानी मिली है, उजाड़ हो गया है। कॉर्नवालिस
मैं निश्चित पूर्वक ये कह सकता हूं कि 1765 से 85 तक ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार से अधिक भ्रष्ट, झूठी और बुरी सरकार संसार के किसी भी सभ्य देश में नहीं थी। खुद कॉर्नवालिस बोल। आरपी दत्ता, उससे पहले बंगाल के गवर्नर कार्टियर ने भी कहा कि खाद्यान्न संकट उत्पन्न हुआ। इससे 1770 में बंगाल में विनाशकारी अकाल आया और उस अकाल की वजह से लगभग 3 करोड़ लोग मारे गए। फिर भी अंग्रेजों ने काला बाजारी की। के एम पणिकर डाकू राज्य था। मैकाले हुगली में लाशें तैर रही थी, उठाने की हिम्मत भी नहीं की। भारत का औद्योगिकीकरण और धन का निष्कासन हुआ। पूरी तरीके से उद्योग चरमरा गए, लोगों ने खेती करना छोड़ दिया और हरा भरा बंगाल उजड़ गया। हरा भरा बंगाल उजड़ गया था। ये अलग अलग कथन है, ये अलग अलग स्टेटमेंट है जो बंगाल के द्वैध शासन और अंग्रेजों की कुनीतियों के खिलाफ लोगों ने दी। ठीक है, चलिए आखिरी टॉपिक के तौर पे अब हम रॉबर्ट क्लाइव के बारे में और पढ़ लेते हैं। देखिए, बंगाल में रॉजर ड्रैक पहले फोर्ट विलियम का अध्यक्ष था, फिर बंगाल के गवर्नरों की नियुक्ति की गई। बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव बना। 1765 दो बार इसका कार्यकाल रहा। पहले 58 से 60 और फिर 65 से 67 के बीच में। क्लाइव के बाद वेंसीटार्ट आया, फिर क्लाइव दोबारा आया, वेरिलेस्ट आया, कर्टियर आया और फिर वॉरेन हेस्टिंग जो है ये बंगाल का गवर्नर जनरल बन के आता है 1773 में। बंगाल देखो 3 तरीके, पहले बंगाल का गवर्नर, फिर वॉरेन हेस्टिंग बंगाल का गवर्नर जनरल, लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत का गवर्नर जनरल, लॉर्ड कैनिंग वायसराय एंड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ऐसे अलग अलग बातें आगे बढ़ी हैं। तो बंगाल का जो पहला गवर्नर था वो रॉबर्ट क्लाइव था, जिसे हेवन बॉर्न जर्नल या स्वर्ग से आया हुआ सेनानायक कहा जाता था। यह सवाल पूछा जाता है कि किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया, कि वो स्वर्ग से आया है और आया ही सेनापति बनने के लिए था, तो वो रॉबर्ट क्लाइव था। तो रॉबर्ट क्लाइव के बारे में इस तरह की बातें कही जाती हैं जिनका कोई आधार है नहीं है। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव जो है प्यारे दोस्तों 1742 में एक लिपिक के रूप में भारत आया था, एक क्लर्क के रूप में इंडिया आया था। लिपिक या क्लर्क के रूप में भारत आया था, लेकिन अर्काट का घेरा आप लोगों को याद होगा, जो कर्नाटक के युद्धों में, उसमें इसने पहली बार अपनी योग्यता दिखाई। फिर 1757 में इसे प्लासी के युद्ध में नेतृत्व करने मिला। 1758 में ये बंगाल का पहला गवर्नर बना। इसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक बोला जाता है। कर्मचारियों के लिए अनुबंधित सेवा की शुरुआत की, पर इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया। इसने सोसाइटी ऑफ ट्रेड को शुरू किया गया, जिसपे नमक, सुपारी और तंबाकू का व्यापार होता था, यह भी बंद कर दिया गया। क्लाइव फंड की शुरुआत की, यह बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, इसके भ्रष्टाचार की कहानी है। क्लाइव फंड क्या हो गया कि पहले इसने एक सजेशन दिया था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को कि यार हम एक ऐसा क्लॉज बनाते हैं कि कंपनी के अधिकारी किसी भी राजा से गिफ्ट या पैसा नहीं ले सकते। तो ये क्लॉज बनाया नहीं गया, लेकिन बाद में ये क्लॉज बन गया। तो जब ये दोबारा से आया गवर्नर बन के, तब तक ये क्लॉज बन चुका था। पैसा तो इसे लेना था, तो अब पैसा कैसे ले? तो इसने एक क्लाइव नाम का फंड बनाया कि इस फंड का उद्देश्य है सैनिकों की मदद करना। ये फंड रहा, लेकिन ये भ्रष्टाचार के लिए बनाया गया। इसके समय पर अंग्रेज सैनिकों ने विद्रोह किया, जिसे श्वेत विद्रोह या व्हाइट रिबेलियन कहा जाता है। ये प्रश्न पूछा जाता है प्यारे दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस गवर्नर के शासनकाल में श्वेत विद्रोह हुआ था, किस गवर्नर के टाइम पीरियड में व्हाइट रिवोल्ट हुआ था? तो रॉबर्ट क्लाइव के समय फ्लेचर के नेतृत्व में सैन्य अधिकारियों ने विद्रोह किया था। इसे श्वेत विद्रोह कहा जाता। 1773 में इसके ऊपर महाभियोग चलाया गया और 1774 में इसने आत्महत्या कर ली और इसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, अब महाभियोग क्यों चलाया गया था? क्योंकि करप्शन तो भर भर के किया था इसने, भ्रष्टाचार तो भर भर के किया था, तो इस पे महाभियोग चलाया गया, इस पर इम्पीचमेंट चलाया गया। हालांकि उससे इसे मुक्त करार दे दिया था, लेकिन इंग्लैंड की जनता इसको बहुत सम्मान की दृष्टि से देखती नहीं थी, क्योंकि वो जानती थी कि जो बेतहाशा पैसा इसने इकट्ठा किया है वो सब भ्रष्टाचार का पैसा है। तो आखिरी में कहा जाता है कि ये पागल सा हो गया और खुद इसने आत्महत्या कर ली। तो लोगों की बद्दुआएं लगती हैं साहब। ठीक है, जितना इसने लूटा है बंगाल को,
बेतहाशा लूटा है। और ये जो द्वैध शासन शुरू करके गया, जो डायरकी इसने शुरू की, उसने बंगाल को पूरी तरह से तबाह करके रख दिया। बंगाल सोने की चिड़िया कहलाता था, सिर्फ 7 सालों में कंगाल बना दिया। इंटर अपनी किताब में लिखते हैं कि जो महिलाएं कभी घर से बाहर नहीं निकलती थीं, आज वो महिलाएं भीख मांग रही। मैकाले लिख रहा है कि हुगली में इतनी लाशें तैर रही हैं कि किसी की हिम्मत नहीं है कि उन लाशों को उठा ले। बंगाल में अकाल पड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी ये टैक्स ले रहे हैं, फिर भी ये काला बाजारी कर रहे हैं अधिकारी। और ये अपने आप को क्या कहते थे कि हम तो सभ्य सरकार है। हम ये श्वेत व्यक्ति के अधिभार का सिद्धांत लेके आए थे, व्हाइट मैन बर्डन थ्योरी, कि हम इसलिए भारत पर अधिकार कर रहे हैं क्योंकि ईश्वर ने हम गोरे लोगों को, ये सभ्य लोग हैं हम, और हमें ये दायित्व सौंपा है कि हम जाके इन असभ्य लोगों को सभ्य करें, इन असभ्य और काले लोगों को सभ्य करें। व्हाइट्स मैन बर्डन, कि ये काले और असभ्य लोग व्हाइट लोगों पर बर्डन है। ये थी आपकी सभ्यता। इस तरह से आपने सभ्यता को दिखाया। बेतहाशा लूट, बेतहाशा करप्शन, एक्सट्रीम क्राइम, ये सब हुआ क्लाइव या फिर वेंसिटार्ट या फिर वेरेलेस्ट, इवन वॉरेन हेस्टिंग पर भी महाभियोग चलाया गया। नंद कुमार ब्राह्मण की हत्या, नजमुद्दौला की माता से ब्राइब लेना, इन सब बातों के ऊपर, इन सब के दौर में तो कॉर्नवालिस कहता भी है कि इससे भ्रष्ट और झूठी सरकार मैंने दुनिया के किसी भी सभ्य राष्ट्र में नहीं दी। तो ये थी पूरे बंगाल की कहानी जो हमने डिस्कस की। उम्मीद है कि सारी महत्वपूर्ण बातें आपको समझ में आ गई होंगी। सारे महत्वपूर्ण तथ्य हमने आपको कंप्लीट करा दिए हैं, कंसेप्ट भी क्लियर करा दिए हैं, अच्छे तरीके से क्विज लगाइए। अब अगले चैप्टर में हम मैसूर के बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। ठीक है, एक और जानकारी है कि हमारे जीके जीएस के बैच में भारत के भूगोल की कक्षाएं शुरू हो चुकी, इंडियन ज्योग्राफी की क्लासेस शुरू हो चुकी है प्यारे दोस्त। थैंक यू।